बताना ये था। हेलो, आवाज आ रही ना? यस सर। हेलो। हाँ, मुझे बताना ये था कि इस समय लॉकडाउन के नाते या गवर्नमेंट के जो सर्कुलर्स हैं उसके नाते अभी आप सभी लोगों को मुश्किल ये हो रही है कि ऑफलाइन लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर मिल रहे हैं। मेरा वीडियो चालू करो मैडम। हाँ सर। सिद्धि। हाँ सर बोलिए ना। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर एक मिनट। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। हेलो। जी सर, आपकी आवाज सर आ रही है। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, बीच में कुछ डिस्टर्ब था। मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो अभी पढ़ाई करनी है उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है कि जो चैप्टर शुरू करना है 6 से 7:30 या 8 बजे तक जो लेक्चर होनी है, जो पढ़ाया जाना है, उसे आपको 5 से 6 के बीच में जरूर पढ़ना है। आप 5 से 6 के बीच में वो चैप्टर पढ़ेंगे जो पढ़ाया जाना है, और 6 से 7:30-8 बजे तक जब आपका लेक्चर खत्म हो जाता है, 10-15 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। उसके बाद 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी समय आपका लगेगा वो समय लगाइए और समय लगाकर अपना नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स तैयार कैसे करना है? जैसे अभी मैथ्स के सर आपको पढ़ाएंगे, वो खुद सब सिखाते हैं, अपना नोट्स देते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक है, क्लासेस के नोट्स होंगे मैथ्स को छोड़कर। मैथ्स के नोट्स इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग पूरा सब करवाते हैं, पूरी किताब। मैथ्स में अगर सब चीज़ें दी जाएगी साल तो आप करेंगे नहीं, इसलिए मैथ्स के नोट्स नहीं दिए जाते। हम लोग मैथ्स को पूरा करवाते हैं। बाकी सब्जेक्ट में नोट्स बनाने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेनी है, अपने क्लासेस के प्रिंटेड नोट्स लेने हैं, और पढ़ते समय, लेक्चर के समय आप थोड़ा सा नोट करेंगे, वो भी नोट्स होंगे, सर के जो पीडीएफ होंगे, सब मिलाकर कंपलसरी आपको अपना नोट्स बनाना है उसी दिन। हर दिन की ये बात होनी चाहिए। अगर आपको 2 लेक्चर हैं तो लेक्चर शुरू होने के 2 घंटा पहले 1-1 घंटा दोनों पढ़िए जिसका लेक्चर होना है, और लेक्चर के बाद 2-2 घंटा आप और समय निकालिए। समय कठिन है, लक्ष्य मुश्किल है, आने वाला समय बहुत जरूरी है। लक्ष्य पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आप लोग, मुझे विश्वास है कि मेहनत करेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बेस्ट ऑफ लक। सर, आप अपना लेक्चर शुरू करिए। थैंक यू सो मच, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नो सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने से पहले, सर यू कैन कंटिन्यू। हाँ मैम, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले देखो, हम लोगों को जो भी डाउट्स वगैरह देखो कब आएंगे, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब क्लियर होंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कब होंगे? जब आप लोग डेली लेक्चर्स अटेंड करोगे। और ये 11th के जैसा बिल्कुल नहीं है यहाँ, कि अगर आप लोग एक लेक्चर बैठ रहे हो, लेक्चर नहीं बैठोगे तो भी समझेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको हर एक लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, और हर एक लेक्चर्स में आप लोगों को बैठना है, ठीक है। नहीं आता है तो उसी टाइम पे पूछो, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि अगर हम फेस टू फेस होते थे, ठीक है, तो सारे डाउट्स वगैरह जो भी होते थे तो वहां पर क्लियर हो जाते हैं। बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि अरे अभी मैं कैसे पूछूं यहाँ पर सम, तो फिर वो आपको काफी मतलब फिर आगे चलकर डिफिकल्ट होगा। माइक अनम्यूट करके जो भी जहां पर भी नहीं समझता है ना, वहां पर आप लोग पूछो, हाँ, ठीक है। लेक्चर्स के बाद में पूछ लो उसी टाइम पर, या फिर जो सम कंप्लीट होने के बाद में,
अगर कुछ डाउट्स है तो वहां पर पे पूछ लेना, ठीक है आप लोग। सो देखो इसमें मैथ्स दो पार्ट में डिवाइड है। मैथ्स 1 के टॉपिक्स देखो क्या क्या है और मैथ्स 2 के टॉपिक्स क्या क्या है। मैथ्स 1 में सबसे फर्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट टॉपिक है, स्क्रीन सबको दिख रहा है प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो मैथ्स 1 में अच्छा मैथ्स 1 40 मार्क्स के लिए रहेगा और मैथ्स 2 भी 40 मार्क्स के लिए रहेगा। सो यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक ये ऑप्शन के साथ में 8 मार्क्स का टॉपिक है। हाँ, 8 मार्क्स का टॉपिक है ये, लॉजिक हो गया। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैट्राइसिस है। मैट्राइसिस जो है ये ऑप्शन के साथ में 6 मार्क्स का टॉपिक है, 6 मार्क्स के लिए ये टॉपिक है। हाँ, थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। सॉरी, थर्ड टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये टॉपिक जो है ऑप्शंस के साथ में, ठीक है, ये ऑप्शन के साथ में 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। हाँ, 10 मार्क्स के लिए ये। फोर्थ चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसका वेटेज जो है वो है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसका वेटेज क्या है, 6 मार्क्स है। तो ये 4 टॉपिक्स किसका हो गया, मैथ्स 1 के लिए। और फिफ्थ है वेक्टर्स। वेक्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, वेक्टर्स जो है 12 मार्क्स के लिए है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लाइन एंड प्लेन है, लाइन एंड प्लेन, इसका भी वेटेज जो है वो 10 मार्क्स के लिए है। और फिर लास्ट टॉपिक है मैथ्स 1 का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में LPP बोलते हैं। और इसमें से कोई एक ही सम आता है और वो भी 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। एक ही सम आएगा इस एक्सरसाइज से और वो 4 मार्क्स का वेटेज होगा इसका। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग चाहिए तो। मैथ्स 1 जो है इसका ये वेटेज है। हाँ, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 12 और 10 और 4 मार्क्स का है। टोटल जो है 40 मार्क्स का सब्जेक्ट, मतलब ये पार्ट 1 होता है। बट ऑप्शंस के साथ में ये 52 मार्क्स हो जाता है। विथ ऑप्शंस जो है ये, विथ ऑप्शंस ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 52 मार्क्स का। आउट ऑफ 52 हमें 40 मार्क्स के लिए ही देखना है, ठीक है। सो ये समझा सभी को? Yes, sir. Yes. अच्छा, मैथ्स 1 हो गया ये। उसके बाद में मैथ्स 2 के लिए देखो क्या है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर 11th में कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट थे मैथ्स के? हाँ मैं बताऊंगा। देखो 11th के देखो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स है पहले से ही। एक जो है मैट्राइसिस है,
को मैट्राइसिस 11th स्टैंडर्ड में भी था, मैट्राइसिस हो गया, स्ट्रेट लाइन अभी थोड़ी दिन पहले ही हमने देखा था, स्ट्रेट लाइंस देखा था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं, ट्रिगो 2, ठीक है। और इसके बाद में 11th स्टैंडर्ड में मैट्राइसिस, ट्रिग्नोमेट्रिक और स्ट्रेट लाइन, ये तीनों टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में। ट्वेल्थ के लिए तो स्टार्टिंग से ही करेंगे ना तनीश, ठीक है। वही सर, सर 11 का अच्छे से नहीं हुआ मैथ्स। नहीं अच्छे से नहीं हुआ ऐसे कैसे कह सकते हो आप, लेक्चर्स में किधर रहते थे? सर वही मेरा ही सर, मेरा नहीं हुआ, वही बोल रहा हूँ। हाँ तो ऐसे बोलोगे ना, आप लेक्चर्स में नहीं रहोगे तो फिर वो आपका लॉस होगा ना, ठीक है। 12th के लिए अटेंड करना लेक्चर्स, अच्छे से हो जाएगा सब, समझे? हाँ सर। हाँ 12th के लिए ना जो है सारा चीज आपको जो है स्टार्टिंग से कराएंगे। मैथ्स 2 में देखो क्या क्या है। मैथ्स 2 के लिए, मैथ्स 2 में सबसे फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव जो हमने किया है 11th स्टैंडर्ड में, लास्ट टॉपिक है ये डेरिवेटिव जो है ना, लास्ट टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड का, ये है हमारा 9 मार्क्स के लिए। डिफरेंशिएशन जो है ना ये 9 मार्क्स का टॉपिक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, फर्स्ट टॉपिक का एप्लीकेशन है इसमें, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें टोटल 8 टॉपिक्स हैं और स्टार्टिंग से करोगे ना तो ये मैथ्स बहुत इजी है यार। 11th के कंपैरिजन से ना 12th का मैथ्स बहुत इजी है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है थर्ड टॉपिक है इसमें इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ये जो है ना ये भी हमारा 10 मार्क्स के लिए टॉपिक है। इनडेफिनाइट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये सब इसीलिए दे रहा हूं मैं आप लोगों को, टेक्स्ट बुक वगैरह होगा ना आपके पास तो इंडेक्स पेज पर इसका वेटेज वगैरह लिख लो अच्छे से, हाँ ठीक है। ये 6 मार्क्स के लिए टॉपिक है। फिफ्थ टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये जो है 4 मार्क्स के लिए टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। और एकदम बेसिक से करेंगे हम लोग, हाँ। ये भी हमारा 4 मार्क्स के लिए टॉपिक है। 6th टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऐसा टॉपिक है जिसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ना दोनों आते हैं। ये 8 मार्क्स के लिए टॉपिक है। सेवेंथ चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ये जो है ना आप लोगों को 5 मार्क्स के लिए है। और एक लास्ट टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल भी हमने किया है हाँ 11th स्टैंडर्ड में, ये भी 5 मार्क्स के लिए टॉपिक। सो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैथ्स 1 और मैथ्स 2,
Done, sir. आया ना? डन सर, हो गया। अच्छा देखो, ये जो है 11th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए नए हैं। हाँ, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा नया है। प्रोबेबिलिटी जो है ये 11th से बिल्कुल अलग है। हाँ, इसमें 11th स्टैंडर्ड में जो प्रोबेबिलिटी है और 12th स्टैंडर्ड में जो है वो दोनों बहुत अलग है, और बाइनोमियल हमने किया है। तो 11th स्टैंडर्ड के लिए हमें डिफरेंशिएशन और इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी और ये बाइनोमियल, ये 3 टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है, देखो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। फर्स्ट टॉपिक मैथ्स 1 का स्टार्ट करते हैं, जिसका वेटेज जो है वो 8 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो ये चैप्टर देखो, एक सेकेंड। ना ये सबने कॉपी किया ना आप लोगों ने? कितना वेटेज है सब? हाँ सर। हाँ। यस अच्छा, देन इसके बाद देखो जो है लॉजिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। लॉजिक ना ये एक ग्रीक वर्ड है। लॉजिक एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, लॉजिक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है लोगोस, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है रीजन, ठीक है। तो हर एक स्टेटमेंट का यहाँ पर रीजन होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट। कि मैथ्स में स्टेटमेंट किसको हमें बोला जाता है, मतलब स्टेटमेंट किसे बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है ना, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। बट दो साथ में नहीं होना चाहिए। हाँ, स्टेटमेंट या फिर ट्रू होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे तो और अच्छे से वो क्लियर होगा। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा सेंटेंस जिसका वैल्यू ट्रू होना चाहिए या फिर जिसका वैल्यू जो है वो फॉल्स होना चाहिए। इसके लिए स्टेटमेंट के लिए हम डेफिनेशन लिखते हैं, a statement is a declarative sentence। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या, वहां पर प्रॉपर मेंशन किया रहेगा वो, ठीक है। a statement is a declarative sentence which is either true और फॉल्स, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, सॉरी, but not both simultaneously ठीक है।
तो ये इसका जो है स्टेटमेंट का डेफिनेशन हो गया। स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो या तो ट्रू होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। जैसे समझ लो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमने कंसीडर किया, एक स्टेटमेंट है यहाँ पर जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट हो गया, सन राइजेस इन द ईस्ट। सो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है कि ये सेंटेंस है और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, सन राइजेस इन द ईस्ट। ये बताओ ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ ये स्टेटमेंट है, हाँ ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो स्टेटमेंट भी है, ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट भी है, और इसका आंसर क्या है, ट्रू है। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब स्टेटमेंट्स को डिनोट कैसे करते हैं? फर्स्ट पॉइंट में हमने स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखा, या इधर वो ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय, statements are denoted by small p, small q, small r and so on। ठीक है, p q r से हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट होता है ना, इसके दो वैल्यूज होते हैं। स्टेटमेंट्स के ना स्टूडेंट्स दो वैल्यूज होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, if statement is true, if statement is true, then its truth value is t, then its truth value is, अच्छा देखो अगर स्टेटमेंट ना ट्रू है तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो यहाँ पर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, then it is represented by, या फिर then its truth value, then its truth value is कैपिटल F। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल F। सो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि लॉजिक जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है लोगोस। ठीक है, और उसका मीनिंग क्या है, रीजन। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने इसमें फर्स्ट टॉपिक ये देखा कि स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि या तो हमेशा ट्रू होगा या तो हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा, बट दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, एट ए टाइम एक ही होगा, या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, बट दोनों कभी भी याद रखो साथ में नहीं होना चाहिए। दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। और ट्रुथ वैल्यू जो है, ट्रुथ वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। एक ट्रू है तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना, और अगर वो फॉल्स है तो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करना। ओके, सो ये जो है आप लोग कंप्लीट कर लो।
स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में कॉपी कर लो ये। डन सर। डन सर। हाँ डन सर। हाँ, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर वो स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय PQR, मतलब जैसे कि अगर ये देखो तनीश यहाँ पर लिखा है ना सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसको आप पूरा स्टेटमेंट को पी कंसीडर कर सकते हो, पी इक्वल्स टू ऐसा। सर कोई भी ओके लेटर ना ए से लेकर जेड तक। क्या बोल रहे हो? सर मतलब कोई भी लेटर चलेगा ना ए से जेड तक। नहीं, बट लॉजिक में पी क्यू आर से ही ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, पी ये क्यू आर तो से कर सकते हो वैसे, बट यूनिवर्सल आर के बाद कौन सा भी यूज कर सकते हैं ना सर? आर के बाद एस होता है, ज्यादातर 4 ही स्टेटमेंट्स होते हैं, पी क्यू आर एस, बस 4 ही स्टेटमेंट होते हैं। ओके सर। हाँ, तो पी क्यू आर एस होता है। अच्छा, ये सभी का हो गया, इसमें किसी को डाउट है कुछ भी? नो सर। ओ सर। हाँ, तो स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर या तो वो ट्रू होना चाहिए या तो वो क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स 2 वैल्यूज होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स होता है। सो अगर ट्रू होगा तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉल्स होगा तो वो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। बट देखो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे समझ लो ये जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जिसका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होगा। अगर हमने स्टेटमेंट लिखा यहाँ पर स्टेटमेंट है टुमारो इज ट्यूसडे। अच्छा, तो ये बताओ आप लोग, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? यस Yes, सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, अच्छा, ये स्टेटमेंट करेक्ट कब होगा बताओ? ये स्टेटमेंट करेक्ट कब होगा? जब आज क्या होगा, मंडे होगा ना। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ये हर एक दिन के लिए ये जो स्टेटमेंट है इसका आंसर ट्रू हमेशा थोड़ी आएगा। ये आज के लिए इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। कल भी यही होगा क्या इसके लिए? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, कल ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर आज मंडे है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बट बाकी डेज के लिए ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये जो स्टेटमेंट है ये फिक्स नहीं है, ये ट्रू भी फिक्स नहीं है और फॉल्स भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक में इसको हम लोग स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब जिसका आंसर हमेशा चेंज होते रहता है ना, वो स्टेटमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ सेंटेंस होता है। क्लियर हुआ ये? हाँ सर। यस सर। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। तो सर अच्छा, अभी इसके बाद ये स्टेटमेंट नहीं है ना सर? नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है तनीश, ये सिर्फ सेंटेंस है, सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वैल्यू जो है या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, बट ये दोनों आता है, ठीक है। नोट में ये पॉइंट लिखना आप लोग। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए स्टूडेंट्स, या फिर इम्परेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव हो गया, फिर इम्परेटिव हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, फिर उसके बाद जो है एक्सक्लेमेशन हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया अगर समझ लो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, या फिर हम लोग ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर ओपन सेंटेंस भी। ओपन सेंटेंस का मीनिंग बताता हूँ अभी मैं आप लोगों को। ओपन सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ओपन सेंटेंस हो गया, या फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना। कभी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी कमांड आ गया या फिर ऑर्डर आ गया या फिर रिक्वेस्ट हो गया या फिर सजेशन हो गया, जहां पर ये सारे टर्म्स आते हैं ना, तो वो जो है
लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये सब जो है लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होते, हाँ, नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव, देखो क्या है इंट्रोगेटिव में, मतलब क्वेश्चन टाइप आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में मतलब क्या आएगा, क्वेश्चन टाइप आ जाएगा। इम्परेटिव मतलब क्या होगा, जैसे कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ये सब इम्परेटिव के लिए हो जाएंगे। एक्सक्लेमेशन मतलब एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज। साइन आ जाएगा। हाँ तनीश, क्या हो गया? हाँ देखो कुछ ये नहीं जो था, है, वही बोल रहा था, हाँ एक्सक्लामेटरी का बोल हाँ एक्सक्लेमेटरी मतलब यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन साइन रहता है ऐसा, ठीक है। ओपन सेंटेंस हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो बाकी सारे टर्म्स आप लोगों को पता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इम्परेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। ओपन सेंटेंस हम लोग देखते हैं। ओपन सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ओपन सेंटेंस जो है ना, ये मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, मतलब सबके लिए सेम नहीं रहता है, ठीक है। सबके लिए ये सेम नहीं रहता है। देखो इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ ट्रुथ वैल्यूज if truth values if truth values varies from person to person, अगर ट्रुथ वैल्यू जो है ना वो वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, then sentences are called then sentences are called open sentence। एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएगा। आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस, ठीक है। अच्छा ओपन सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं होता है, यहाँ तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ओपन सेंटेंस, ओपन sentences is not a statement, is not a statement। अच्छा तो ये हमें ये पार्ट में क्या देखना है कि जो हमेशा यहाँ पर चेंज होते रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो हमने लिखा है टुमारो इज ट्यूसडे, तो ये हमेशा फिक्स नहीं होगा, या तो ये हम कभी ट्रू आएगा और ये कभी फॉल्स आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। नोट में हमने क्या लिखा है देखो, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस आ जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी आ गया, या फिर ओपन सेंटेंस हो जाएंगे, और ये सब आप लोगों को समझ जाएगा। कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, या फिर रिक्वेस्ट हो गया, या फिर सजेशन हो गए, ये सब जो है स्टेटमेंट नहीं होते हैं लॉजिक में। तो सर। हमारे ओपन सेंटेंस के एग्जांपल में वही आएगा ना, टुमारो इज अ ट्यूसडे। हाँ वही आ जाएगा क्योंकि वो वैरी कर रहा है। बराबर तनीश, ये जो है ओपन सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। अब टुमारो मतलब कब, ये जो है अगर आज मंडे है तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बाकी अदर डेज के लिए ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों को अगर लिखना होगा तो लिख लो। डन सर। डन सर। डन सर। हाँ डन सर। अच्छा ये देखो उसके बाद में ओपन सेंटेंस का हम लोग ना कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर ओपन सेंटेंस के लिए बोला जाए, इसमें पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, हाँ। जैसे एग्जांपल है
मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल नहीं है ना। मैथमेटिक्स इज एन है सर। है सर। नहीं है सर। सर कोई कोई लोग के लिए नहीं है, कोई कोई लोग के लिए है। काय कोई कोई लोग में वो हाँ। तनीश ही है। ठीक है, अब देखो ये जो है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अब किसी को मैथ्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और किसी को नहीं लगता है, तो ये जो है स्टेटमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ सेंटेंस होगा। सभी को समझा ये एग्जांपल? यस सर। अब देख, येस हाँ, 12वीच्या धड्याला सुरुवात पण केलं. आज गणिताचं आहे लेक्चर. मिताली ये माइक अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो। हाँ, अच्छा देखो इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि समझ लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, सर उसके ये लिए वाला ऐसा- स्टेटमेंट फॉल्स है ना? ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, ये स्टेटमेंट है ही नहीं है, क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है ना। क्योंकि देखो तनिष, ये सबके लिए कॉमन, मतलब ये सबके लिए ट्रू नहीं है या फिर सबके लिए फॉल्स नहीं है। अभी मैथ्स किसी को इजी लगता है, किसी को मैथ्स टफ लग रहा है, तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, इसीलिए इसको हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। समझे? यस सर। लिख लो यहाँ पर चाहिए तो नॉट अ स्टेटमेंट। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। अब जैसे कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और बोला गया है इट इज ब्लू इन कलर, ठीक है, इट इज ब्लू इन कलर। अब ये बताओ यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लू हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो स्पेसिफाई नहीं है ऑब्जेक्ट कौन सा है। सो ब्लू कलर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी जो है पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, तो ये भी किस में आ जाएगा, ओपन सेंटेंस में आ जाएगा, और ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। ये एग्जांपल समझा सबको? हाँ सर, ये सेंटेंस यस रहेगा। सर। हाँ, ये स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ ये सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सॉरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आइदर ट्रू होना चाहिए और फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, फिर ओपन सेंटेंस हो गया, ये सब स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग कुछ अभी सम सॉल्व करते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक अगर ओपन करोगे, टेक्स्ट बुक में नंबर मतलब वहां पर पेज नंबर 6 ओपन करो। अच्छा टेक्स्ट बुक नहीं है ना अभी? यस सर। अच्छा हाँ, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो इसमें देखो एक्सरसाइज जो फर्स्ट है 1.1 में पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6 के लिए इसमें ऐसा बोला है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पर चेक करना है कि स्टेटमेंट्स है कि नहीं है, ठीक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग state which of the following are statements और फिर यहां पर बोला है जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट, इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स state its truth value, state its truth value। अगर वो स्टेटमेंट होगा तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सम है इसमें 5 + 4 = 13। फॉल्स। हाँ, अच्छा ये देखो 5 + 4 = 13, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बट 5 + 4 13 होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, तो ये जो है देखो 5 + 4 जो है 13 नहीं होता है,
5 + 4 जो है 9 होता है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बट इसका स्टेटमेंट का आंसर जो है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको उसको लिखना कैसे होगा? यहाँ पर ऐसे लिखोगे, हाँ, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, which is false, which is false, ठीक है, hence its truth value, hence its truth value is false। तो ये सम जो है कंप्लीट हो गया। तो हमें ये चेक कर, हाँ तनिष? सर मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 5 + 4 = 13। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बट ये ट्रू नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे कि ये एक स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है और उसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? कैपिटल F है। ये सभी को समझा अच्छे से? दोनों हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल देखा, यस सर। हाँ, कंप्लीट कर लो ये एक बार। डन सर। हाँ, डन। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखो। अभी नेक्स्ट में यहाँ पर ऐसा बोला गया है, x - 3 = 14, x - 3 = 14। नॉट अ स्टेटमेंट। हाँ, नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि ये जो x है वो हमें डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं है। देखो, हमें ऐसा अज्यूम भी नहीं करना है कि यहाँ पर x जो है ये 17 होगा। 17 - 3 14 होता है, बट वो हमें यहाँ पर, अब देखो इसका आंसर अभी हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें पता है कि x के प्लेस पर अगर हम 17 पुट कर देंगे तो इसका आंसर जो है हमें 14 मिल जाएगा, करेक्ट। बट कोई छोटा बच्चा रहेगा, उसको अगर पूछोगे कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये 14 आ जाएगा, तो वो बता पाएगा क्या? नो सर। नो सर। नो नहीं सर। बता पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबके लिए कॉमन नहीं है, हाँ, ये जो है ये ओपन सेंटेंस में आता है। सो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, इसका आंसर कैसे लिखना है? इट इज अ ओपन सेंटेंस, इट इज अ ओपन सेंटेंस, so therefore it is not a statement, ठीक है। ये क्या है? ये जो है ओपन सेंटेंस है, hence it is not a statement। ये सब 1 मार्क्स के लिए आते हैं, हाँ, मतलब शॉर्ट आंसर के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड सम। थर्ड सम देखो क्या है। थर्ड सम में स्टूडेंट्स वहां पर दिया है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। नॉट नॉट अ अ सेंटेंस। सेंटेंस। अच्छा, ये बताओ, हाँ, इंपेरेटिव। हाँ, ये जो है इम्परेटिव Command। सेंटेंस आ जाता है, बराबर। ये जो है कमांड हो गया, कि कमांड दे रहे हैं ना कि डोर क्लोज करो करके, तो ये जो है कमांड है, इट इज अ कमांड, ऐसे लिख सकते हो, हाँ। Hence it is not a statement। कुछ डिफिकल्टी आ रही है क्या ये सम्स में? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। हाँ, ठीक है, ये सब टॉपिक्स बहुत इजी है, हाँ। अब उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो, 0 is a complex number, 0 is a complex number। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है स्टूडेंट्स और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे है? कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib के फॉर्मेट में होता है। a जो है ये रियल पार्ट होता है, बी इमेजिनरी। हाँ, और ib जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, ठीक है। अच्छा, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा पूछा गया है, तो 0 को
जीरो को ऐसे लिख सकते हो क्या, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आए, क्योंकि अगर हम I के साथ में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका Yes, आंसर sir. 0 ही आएगा ना। ट्रू है। हाँ तो ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? यस सर। यस सर। है। तो ये जो है स्टेटमेंट है। सो देयरफॉर लिखोगे यहाँ पर इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। तनिष डाउट है क्या इसमें? नो सर। मीत समझा ये आपको? यस सर। हाँ, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर आपको ऐसे कंप्लीट लिखना होगा, विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, कैपिटल टी। हाँ बराबर कैपिटल टी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया है वहां पर। तनीश प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अच्छा ये बताओ है कि नहीं है? नॉट अ नो स्टेटमेंट। सर। नो सर। नो सर। अच्छा यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है ना। हाँ सर। यस सर। अच्छा यहाँ पर ये रिक्वेस्ट हो गया, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नॉट अ स्टेटमेंट। आप लोग लिख लेना अच्छे से, समझे ये? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, या फिर जो है कॉपी कर लो ये। डन सर। कोई कोई इसमें सम रिपीट करना है क्या? नो नो सर। सर। नो सर। हाँ। अच्छा नेक्स्ट जो सम है, नेक्स्ट सम में हमें ऐसा दिया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन दिया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो आप लोग ये बताओ ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। यस है ना। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइड इक्वल होगा, एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट है और इसका आंसर क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। हाँ, सो यहाँ पर लिखोगे इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट which is true, which is true, hence its truth value, hence its truth value is t। किसी को डाउट है ये सब में? नहीं सर। नो सर। नो सर। अच्छा, अब ये देखो, जैसा ऐसा ओपन सेंटेंस वाला सम हमने एक और सॉल्व किया था, सेम वैसे सर ये वाला बता दो ना जरा। अच्छा या ये, नेट इशू। हाँ ये तनीश यहाँ पर क्या बोला है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम होता है ना। तो अगर सेम ट्रायंगल्स जो है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या कि जैसे साइड इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ पर ऐसा बोला है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है वो सेम होता है। तो ये तो एक स्टेटमेंट, मतलब देखो ये तो इंपरेटिव सेंटेंस भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ओपन भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर ही होता है, इसीलिए ये जो है स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा। समझे ये? यस सर। हाँ। अच्छा सर कैन यू शो प्रीवियस स्लाइड? हाँ, दिस वन ना। यस सर, थैंक यू। हाँ, डन सर, कंटिन्यू। ओके मैम।
सो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है। अच्छा ये बताओ कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये जो है सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अच्छा यहाँ पर जैसे हमने पहले वाला सम सॉल्व किया था, ये देखो ये वाला सम x माइनस 3 इक्वल्स टू 14 है। सेकेंड सम x माइनस 3 इक्वल्स टू 14। सो यहाँ पर x जो है ये ओपन सेंटेंस में आ जाता है, ठीक है। अच्छा ये जो यहाँ पर कंडीशन दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, ये ट्रू कब होगा? जब यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा या फिर x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तभी ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। 1 के लिए भी इक्वल होगा, 0 के लिए भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बट ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो है x के टर्म्स में है, इसीलिए ये किस में आएगा? ओपन सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये ओपन सेंटेंस है। ये ओपन सेंटेंस क्यों है सभी को समझा ये? हाँ Yes, sir. Yes. अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें 8th सम, a quadratic equation cannot have more than two roots, सो ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें दो वैल्यूज मिलते हैं ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो वैल्यूज मिलता है, सो मोर देन टू रूट्स होगा क्या उसका? नहीं होगा। देखो फैक्टराइजेशन मेथड करते थे, फॉर्मूला मेथड करते थे, फिर उसके बाद जो है फॉर्मूला मेथड हो गया, फिर फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फिर फैक्टराइजेशन और लीनियर वाले मेथड्स थे। नहीं सॉरी, लीनियर नहीं होगा, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, और वो थर्ड टर्म वाला मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उन सब से भी जो है हमें दो ही टर्म्स मिलते थे, ठीक है। क्वाड्रेटिक है मतलब मैक्सिमम पावर 2 होगा और इसके दो ही वैल्यूज होंगे। ये तो स्टेटमेंट है, बट इसका वैल्यू ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बताओ? फॉल्स। True. ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला है ना, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स, जो कि ट्रू है ना यहाँ पर। आयुष समझे ये? हाँ सर। हाँ। 9th Sir, प्रॉब्लम, value मतलब रूट्स क्या? हाँ वैल्यू मतलब रूट्स, जैसे दो वैल्यूज आते हैं ना तो वो रूट्स हो जाते हैं। तनीष देखिए ये आपके लिए मतलब समय है। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? यस। हाँ नॉट अ तनीष। स्टेटमेंट। अच्छा ये बताओ ये है क्या स्टेटमेंट? Not हाँ a सर। statement. ये स्टेटमेंट है? नहीं. No sir. नहीं है सर। No, sir. नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पर लिखोगे नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये बताओ स्टेटमेंट है क्या ये? है सर। Yes, sir. Yes. है सर। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? True. True. किसी के लिए और कुछ है क्या इसमें? नहीं ना, ठीक है। अच्छा ये हो गया, फिर उसके बाद में 11th प्रॉब्लम है इसमें, all real numbers are whole numbers, all real numbers are
होल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स में कौन कौन सा सेट आता है बताओ? सर 1 2 1 to infinite. रियल नंबर्स में हाँ 1 2 तो आते ही हैं। रियल नंबर किसका सेट होता है? रियल नंबर जो है सेट होता है नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स का, रैशनल नंबर्स का। ठीक है, इन सारे सेट को कंबाइन करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है? रियल नंबर मिलता है। बट यहाँ पर क्या बोला गया है? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। रियल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज भी आता है, और इसमें क्या आता है? सिर्फ इसमें 0 1 2 3 ये सब नंबर आते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता है। होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आता है, बट रियल नंबर में नेगेटिव आता है। सो क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? false, False. false, फॉल्स है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट क्या है? सर रियल False। में नेगेटिव भी आएगा ना रियल नंबर्स में? हाँ बराबर, रियल नंबर्स में नेगेटिव आता है, होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आता है। बट यहाँ पर बोला क्या गया है कि सारे रियल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स होते हैं, तो ये ट्रू नहीं है ना? यस सर, हाँ सर, हाँ हाँ देखो, सर। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, मुंबई के अंदर महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, हाँ सर. समझे सर। सो इसका ये सब भी कॉपी कर लो। हो गया ये? Done sir. हाँ सर. हाँ। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट सम जो है यहाँ पर 12th सम है। 12th सम में ऐसा बोला गया है, कैन यू स्पीक इन मराठी? Not a sentence. not a statement, false, हाँ sir. interrogative, कैन यू स्पीक इन मराठी। अब यहाँ पर देखो, ये जो है इंट्रोगेटिव हो गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर जो है नॉट अ स्टेटमेंट। नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, सर पूरा लिखने का है ना ऐसा? इट इज एन इंटरोगेटिव हाँ सेंटेंस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिया था, लिखा था ना, वैसे लिखना है। हाँ, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो देयर विच, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा? हेंस इट इज इट नॉट इज अ, नॉट अ स्टेटमेंट। हाँ हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 13th सम एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है व्हेन x इक्वल्स टू 7। अच्छा देखो, पहले x दिया हुआ रहता था, बट यहाँ पर x का वैल्यू भी गिवन है, x का जो है वैल्यू भी गिवन है। और देखो अब इसमें कैसे देखना है, यहाँ पर ये एक देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और यहाँ पर x का वैल्यू भी डिफाइन किया है। अगर हम x का वैल्यू 7 पुट करते हैं तो देखो आंसर क्या आएगा बताओ? 0. 0, 6, 0. द ट्रूथ। अगर हम लोग जो है यहाँ पर x का वैल्यू जो है 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 7 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यस समझे ये सब लोग? Yes sir. यस सर, ट्रू है। तो ये जो है स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट है और क्या है? ट्रू भी है। ये स्टेटमेंट है और ये जो है ट्रू है। डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना ये किसी को? नो सर, सभी को ये समझ रहा है अच्छे से? yes sir, हाँ सर। हाँ, देखो इसके बाद जो है, एक मिनट, हाँ
14th सम में हमें ये पूछा गया है the sum of cube roots of unity is 0. The sum of cube roots of unity, the sum of cube roots of unity is 0. ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर लॉजिक के कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, सॉरी लॉजिक नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहां पर जो लास्ट एक्सरसाइज था ना, वहां पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोला गया है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यूब रूट को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये होता है कि हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। इसका जो आंसर आता था वो 0 होता था। कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में देखोगे ना आप लोग, लास्ट एक्सरसाइज में ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, अब ये रीड करो ध्यान से, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये सब देखो, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? True. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी है और ये क्या है? ट्रू भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर, इट रेन्स, एक मिनट, हाँ, लास्ट 15th प्रॉब्लम है, इट रेन्स हेवीली। अच्छा ये बताओ, ये स्टेटमेंट है क्या? No. No, sir. Open sentence. ओपन सेंटेंस है। ठीक है, ये जो है ओपन सेंटेंस है। ठीक है, इसीलिए ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है, हाँ, नॉट अ स्टेटमेंट। तो सभी को क्वेश्चन नंबर 1 सब समझा अच्छे से? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो ना, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो कनेक्टिव यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये कॉपी कर लो आप लोग। कोई स्लाइड रिपीट करना है क्या स्टार्टिंग से? सर 8 सम सिखाओ ना। 8th सम? यस सर। हाँ, एक मिनट ना, 5th हो गया। हाँ, 8th सम देखो क्या दिया है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 ही रूट्स मिलता है ना, तो यहाँ पर भी वही बोला गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मोर देन 2 नहीं होगा रूट रूट्स के लिए। ओके सर। हाँ, सर हाँ बोलो। इसके पहले वाली स्लाइड दिखाओ। हाँ, एक मिनट, ये वाला। हाँ सर। हाँ, डन सर सर। इसके पहले वाला दिखाओ ना। हाँ हाँ, एक मिनट ना, हाँ सर, डन। हो गया ना ये सबका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में
स्टेटमेंट अभी तक हमने पढ़ा है, हाँ सिर्फ स्टेटमेंट होता क्या है वो हमने देखा। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में देखना है हमें कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है। लॉजिकल कनेक्टिव्स है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक। लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो कनेक्टिव मतलब जब हम दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो उसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं या फिर जो वर्ड यूज करते हैं उन सबको लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। इसके लिए स्टेटमेंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है द वर्ड और phrases which are used to connect two statements, which are used to connect two statements are called logical connectives. So जब हम दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या काम करता है, लॉजिकल कनेक्टिव का काम करता है। तो अगर हम लोगों को दो स्टेटमेंट्स ज्वाइन करना है तो हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं। दो स्टेटमेंट्स को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम लोग कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, ठीक है, और यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, but, हाँ बट भी यूज करते हैं। बट और एंड दोनों का मीनिंग एक ही रहता है, ठीक है, बट और एंड का मीनिंग वो एक ही रहता है, हम लोग आगे सीखेंगे। एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इफ देन हो गया, Because. हाँ इफ देन हो गया, फिर उसके बाद इफ एंड ओनली इफ हो गया। तो ये सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स हमें लॉजिक में पढ़ना है। एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, ये इतना ही लॉजिकल कनेक्टिव्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बट वगैरह जो है, बट हो गया, इवन दो हो गया, नाइदर नॉर हो गया, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट्स जो है ना, दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है और एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। अच्छा, सिंपल और कंपाउंड का मतलब क्या समझ रहा है आप लोगों को? सर सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट में बीच में एंड ये सब आता है। बराबर। स्टेटमेंट्स जो है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट है सिंपल स्टेटमेंट, और सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड का मतलब क्या, जो मोर देन वन स्टेटमेंट से फॉर्म हुआ रहेगा। सिंपल स्टेटमेंट है और क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। सो सिंपल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट्स यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट होता है, हाँ इसमें एक ही स्टेटमेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ स्टेटमेंट which cannot be split into two or more statements, which cannot be split into two or more statements is called a simple statement. Simple statements.
ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि जैसे यहाँ पर हो गया कि राम एंड श्याम आर ट्विंस। अच्छा, इसको स्प्लिट कर सकते हो क्या ये स्टेटमेंट को? नो सर। हाँ, नो सर। राम एंड श्याम यहाँ पर क्या लिखा है हमने? आर ट्विंस। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जो है सिंपल स्टेटमेंट में आएगा। और एग्जांपल बताऊं कि समझा ये? समझा सर। सर जिस स्टेटमेंट, हाँ, जिस स्टेटमेंट को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको हम लोग सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। if it is a simple sentence, then how and came there? What with? Why and is used in a simple sentence? So listen, Mit, here statements are two different types. ठीक है, so the first one is simple statement and the second one is compound statements. The logical connectives are used in compound statements only. Okay. Okay sir. Okay sir. And, or, not, if, then, if and only if. These are logical connectives and used only in compound Sir. statements. सर वो हाँ, बोल रहा है but- आपने इधर क्यों यूज किया, राम You एंड have- श्याम में एंड क्यों यूज किया, ऐसा पूछ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? Ram and Sham are twins. सर वो बोल रहा है आपने एंड और सब कंपाउंड में डालने बोला था ना, तो राम एंड श्याम में एंड क्यों यूज किया है ऐसा? अच्छा, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, वो सकते हो राम आर ट्विंस, बट यहाँ पर देखो, ये ऐसा एक सम हो गया। अब राम और श्याम सेंटेंस को ज्वाइन करते वक्त यूज करेंगे तो वो लॉजिकल कनेक्टिव होगा ना। बराबर, ये दो, मतलब यहाँ पर ये नाउन है ना, ये दोनों। मित समझा ये? Yes sir. Yes yes. हाँ, स्टेटमेंट्स नहीं है ये जो है राम एंड श्याम जो है सेंटेंस नहीं है, ये वर्ड्स है। दो वर्ड्स के बीच में हमने एंड का जो है कनेक्टिव यूज किया है। दो सेंटेंस के बीच में हमने एंड यूज नहीं किया है, दो नाम के बीच में एंड यूज किया है। ठीक है, क्लियर है ये? Yes. हाँ, कंपाउंड स्टेटमेंट, इफ अ स्टेटमेंट if a statement is the combination of two or more statements, if a statement is the combination of two or more statements, then it is called compound statement. ठीक है, सो यहाँ पर ना मोर देन वन स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसके लिए एग्जांपल है यहाँ पर 3 is a prime and 4 is an even number. अच्छा देखो, यहाँ पर हम लोग इसको दो स्टेटमेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, 3 is a prime एंड सेकंड क्या होगा, 4 is an even number। समझा सभी को ये? Yes हाँ sir. सर, यस।
हाँ सर। हाँ, सो देखो दो सेंटेंस के बीच में हमें अगर कनेक्टिव यूज करना होता है तो वो जो है कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। ठीक है, दो सेंटेंस के बीच में अगर हम लॉजिकल कनेक्टिव यूज करते हैं तो वो जो है क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। ये कॉपी कर लो आप लोग। डन सर। बराबर तनिष। राम लाइक्स टी एंड श्याम लाइक्स कॉफी, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा फिर हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स के 5 डिफरेंट टाइप्स देखा। पहला जो है वो कंजंक्शन, मतलब यहाँ पर एंड है। ठीक है, फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने, सॉरी हाँ, फर्स्ट हमने जो है देखा यहाँ पर एंड को कंजंक्शन बोलते हैं हम। ये लॉजिक में एंड को क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है। ठीक है, एंड, और फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये सिंबल से, ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब दो स्टेटमेंट्स को एंड से कंबाइन करते हैं, एंड से ज्वाइन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। इसके लिए स्टेटमेंट लिखना होगा, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड, if two statements are combined, if two statements are combined using the connective and, okay, when two statements are combined using the connective and, then it is called as conjunction. Then it is called as a conjunction. सर सिर्फ एंड ना? हाँ सिर्फ एंड की जगह पर ये भी आता है। हाँ, एंड की जगह पर बट आता है, इवन दो आता है। ठीक है, ये सब भी एंड की जगह पर वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना है, देखो दो स्टेटमेंट्स है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट पी हो गया और सेकेंड स्टेटमेंट क्यू हो गया। तो इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय अच्छा, डिनोट कैसे करना है, देखो हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट को P कंसीडर करो, सेकंड स्टेटमेंट को Q कंसीडर करो। अच्छा, एंड का जो साइन होता है वो ऐसे उल्टा ए के जैसा होता है। सो ये इसका जो है यहाँ पर नोटेशन हो गया, मतलब रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। P, इसको रीड कैसे करना होगा, P एंड Q, और यहाँ पर ऐसे लिखो, हाँ, एंड रीड एज P कंजंक्शन Q भी बोल सकते हो, P एंड Q भी बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, P एंड Q बोलो या फिर P कंजंक्शन Q। सभी को समझा ये पार्ट? हाँ सर। यस सर। जब दो स्टेटमेंट्स को हम लोग एंड से कंबाइन करते हैं तो वो कंजंक्शन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। अब ये बताओ, अगर दो स्टेटमेंट्स हैं, एक P है और एक कौन है, Q है। अच्छा, इसका ट्रुथ टेबल हम प्रिपेयर करते हैं। ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है इसका।
कुछ भी अगर टर्म नहीं समझता है ना तो पूछो। हाँ, ट्रुथ टेबल में हमने यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स कंसीडर किया है, एक स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट क्या है, Q है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट P हो जाएगा और यहाँ पर स्टेटमेंट Q हो जाएगा। अच्छा, कंजंक्शन में P एंड Q होता है, तो लास्ट कॉलम में क्या लिखोगे, P एंड Q लिखोगे। ये P का स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पर Q का स्टेटमेंट हो गया और यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, P एंड Q। अच्छा ये बताओ, अगर ये स्टेटमेंट है, P और Q क्या कंसीडर किया है हमने, स्टेटमेंट कंसीडर किया है, तो ऐसा पॉसिबल है ना कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, आया ना? हाँ सर। Yes. हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा भी हो सकता है क्या? यस सर। हाँ. हाँ। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ सर। और लास्ट में ऐसा होगा कि दोनों के दोनों भी क्या है, फॉल्स है। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर ये P एंड Q का जो है पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं, मतलब P और Q के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। देखो, आइदर दोनों ट्रू होंगे या फिर आइदर दोनों में से कोई एक ट्रू एक सर फॉल्स। P एंड Q कंपाउंड सेंटेंस हो गए। हाँ, P एंड Q कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स को हम लोग जो है कोई कनेक्टिव यूज करके कंबाइन करते हैं। ठीक है, समझा ये? हाँ सर सर। एक बार समझाओ ना आप। देखो, अच्छा ये बताओ आप लोग, ये हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ आप लोग, सर एक एग्जांपल देके समझा दो ना ये। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, जब दो कॉइन्स को टॉस करते हो तो क्या मिलता है? हेड्स और टेल्स। हेड्स एंड टेल। अच्छा, ऐसा हो सकता है ना, हेड हेड आता है या हाँ फिर सर। HT आता है, फिर या TH आता है या फिर TT आता है, बराबर ना? यस सर। यस सर। टू कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस क्या होता है, आइदर दोनों हेड होंगे या फिर एक हेड एक टेल होगा या फिर टेल हेड होगा या फिर टेल टेल होगा। तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन है, जब दो स्टेटमेंट्स है, जब दो स्टेटमेंट्स है या फिर दोनों ट्रू होंगे या फिर एक जो है ट्रू एक फॉल्स होगा, या एक फॉल्स एक ट्रू होगा, या फिर दोनों फॉल्स हो जाएंगे। अभी समझाइए, हाँ सर। हाँ सर। मीत समझाइए। यस। हाँ सर. हाँ। अच्छा, अब इसके लिए ना हम लोग यहाँ पर नोट लिखेंगे, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, if both statements are true, if both statements are true, then its truth value is true। ऐसा क्यों होता है देखेंगे हम लोग अभी। then its truth value is true। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो हमने नोट लिखा है यहाँ पर, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू होने चाहिए। अच्छा ये देखो, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तभी उसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। तो इसका मतलब देखो, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है दोनों, इसीलिए यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, सॉरी इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से देखो, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, बट यहाँ पर नोट में हमने क्या लिखा, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होने चाहिए, यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा, और ये भी फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर भी फॉल्स आ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तभी ट्रू आता है आंसर, अदरवाइज सबके लिए क्या आ जाएगा, फॉल्स। ऐसा क्यों होता है देखते हैं हम लोग, ये पहले आप लोग देख लो अच्छे से कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है सो उसी के लिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी सबके लिए क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पर एक हम लोग नॉर्मल एग्जांपल लेकर देखते हैं इसको। जैसे कि समझ लो यहाँ पर एक सम है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, ए पार्ट दिया है, ये 2 मार्क्स के लिए है।
और बी है ये भी 2 मार्क्स के लिए है, और पेपर जो है वो हमारा 2 मार्क्स के लिए है, और बोला गया है अटेम्प्ट एनीवन। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई एक सम कंप्लीट करोगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 मार्क्स आ जाएगा ना। दोनों सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई एक सम करेक्ट हो गया, ये सम रॉन्ग भी हो गया, तभी भी हमें 2 मार्क्स मिल जाएगा, आया ना। यस सर। और के लिए, हाँ, और के लिए कंडीशन क्या होता है, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट जो है होना चाहिए। बट एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तनीश देखो ध्यान से समझ सर जाए। इसके पहले वाला पेज दिखाओ। हाँ एक मिनट, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सब क्वेश्चन ए और सब क्वेश्चन बी है। अगर यहाँ पर ऐसा बोला गया है ये टोटल जो है 4 मार्क्स के लिए है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ए को भी अटेम्प्ट करना होगा और बी को भी अटेम्प्ट करना होगा। मतलब अगर जब आपके दोनों सम्स करेक्ट होंगे, तभी आपका जो है मार्क्स कितना हो जाएगा, 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी यूज करो, ट्रू का मतलब क्या होगा, एंड का मतलब क्या होता है, एंड मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो जब दोनों स्टेटमेंट है तभी ट्रू होगा, बाकी सबके लिए फॉल्स हो जाएगा। देखो ये तो है बट ये नहीं है, इसीलिए फॉल्स आ जाएगा। समझा ये सबको? हाँ सर। तो ये यस सिर्फ सर। याद और रहेगा तो, क्या बोल रहे हो? अगर और रहा तो नहीं इतने ही पॉसिबल है ना, जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हो तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज होती हैं, 2 बार ट्रू लेना है और 2 बार फॉल्स। अभी एंड में दोनों थ्रू है ना सर, तो और में एक थ्रू रहेगा तो चलेगा। हाँ वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सिर्फ अभी एंड के लिए देख रहे हैं। तो एंड का समझा सबको? हाँ Yes, सर। sir. ये ट्रुथ टेबल जो है, ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ तो सभी को समझा पहले स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ सर। अच्छा ये हो गया Yes, सब sir. लोग आप बोल के। आया ना? हाँ सर। हाँ सर. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया सबसे पहले हमने ये देखा कि स्टेटमेंट होता क्या है। स्टेटमेंट आइदर ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओपन सेंटेंस नहीं होना चाहिए, इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, इंपरेटिव नहीं होना चाहिए, कमांड नहीं होना चाहिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद में जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है उसको हम लोग ओपन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। सेकेंड सम के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने देखा। लॉजिकल कनेक्टिव्स होता क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है इसमें हम लोग जब दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। स्टेटमेंट्स 2 टाइप का होता है, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। सिंपल में हम लोग सेंटेंस को, स्टेटमेंट्स को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कंपाउंड में मोर देन 1 स्टेटमेंट होता है। लॉजिकल कनेक्टिव्स में फर्स्ट एंड था, एंड को कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन में पी एंड क्यू होता है, ठीक है। और दोनों में से स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? जब दोनों का आंसर ट्रू होना चाहिए। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें? हाँ सर। No, sir. नो सर। ठीक है, सर अभी वाला पेज दिखाओ ना, कौन सा? अभी जो लिखा। अच्छा मैं वो शेयर करता हूँ मैम को। हाँ मैंने वो डिस्कनेक्ट कर दिया इसीलिए, ठीक है। तो सर हो गया ना लेक्चर खत्म? हाँ ओके हाँ सर। लेक्चर हो गया। तो किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? नो नहीं सर। सर, इजी था। No, sir. अभी भेजेंगे. हाँ मैं अभी तुरंत भेज दे रहा हूँ। हाँ, मैंने सेव किया है तो ये अभी तुरंत में भेज दूंगा सर, ठीक है। हाँ सर, ओके थैंक सर। यू सर. ये बन मत। ठीक है चलो टेक केयर। हाँ सर आगे का भेज बाय सर, दीजिए। थैंक यू सर। हाँ हाँ मैं शेयर करता हूँ मैम को। हाँ अभी सर नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? फ्राइडे को होगा। ओके सर. हाँ हाँ चलो टेक केयर। हाँ बाय सर। बाय सर। हाँ।